जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, इनमें से कोई अगर इशू है, क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। चैप्टर 18 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्वायरमेंट में इशू है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? ए, असेस द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंटरनल ऑडिट फंक्शन कहते हैं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को। एक ही नाम है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कहें या इंटरनल ऑडिट फंक्शन कहें। इसको अंडरलाइन कीजिए। कह रहा है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को असेस करना है ऑफ द कंपनी एंड इट्स रेलिवेंस फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर, और फिर बताना है कि ये एक्सटर्नल ऑडिटर से क्यों रेलिवेंट है। ठीक, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट में चीज नोट करने वाली है वो ये कि हमसे उसके वर्क की एडिक्वेसी वैल्यूएट करने को नहीं करा। हमसे क्या करा? आपको बताया था क्वेश्चन में जो है ना, जब आई कैप क्वेश्चन सेट करेगा, इसमें तीन तरह से क्वेश्चन सेट कर सकता है। क्या यहाँ हमसे पूछेगा कि बताओ इंटरनल ऑडिटर को कैसे वैल्यूएट करोगे, या कहेगा बताओ उसके वर्क की एडिक्वेसी कैसे वैल्यूएट करेंगे, या पूछेगा बताओ क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे रिलाई करने से पहले। तीन तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अगर वो हमसे पूछता है बताओ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को कैसे वैल्यूएट करोगे, तो हमने कौन से वाले फैक्टर्स बताने हैं, कौन सा कंसेप्ट बताना है? सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन वाला, एडिक्वेसी ऑफ वर्क की तरफ नहीं जाना। अगर हमें कहे एडिक्वेसी ऑफ वर्क कैसे वैल्यूएट करोगे, फिर हमने वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट की तरफ नहीं जाना, सिर्फ एडिक्वेसी ऑफ वर्क के पॉइंट लिखना है। और अगर कहे क्वेश्चन सुनिएगा, रिक्वायरमेंट, व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म बिफोर रिलाइंग ऑन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, बिफोर यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यहां पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जनरलाइज कर रहा है, इसमें हमने दोनों लिखने होंगे, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट भी और इवैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ वर्क भी। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को हमने खास तौर पे समझना है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, और पढ़ के दोबारा पढ़ के मुझे बताइए क्या दोनों पॉइंट्स लिखेंगे या कोई एक कंसेप्ट है? कौन से वाला? वैल्यूएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन वाला। कहते हैं उसको वैल्यूएट करें। इसका मतलब है हमने इस केस को पढ़ना है, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो शायद इंटरनल ऑडिटर के लिए पॉजिटिव हो उसकी वैल्यूएशन में, और कुछ ऐसे होंगे जो नेगेटिव हो। हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों वाले पॉइंट डिस्कस कर देना। जी, ये रिक्वायरमेंट समझ आ गई? और फिर कह रहा है कि बताइए कि ये क्यों एक्सटर्नल ऑडिटर से रेलिवेंट है। देखिए इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर, अगर इंटरनल ऑडिटर के स्कोप ऑफ वर्क में वो एक्टिविटीज भी शामिल है जो एक्सटर्नल ऑडिटर ने करनी है, तो फिर ये उसके लिए रेलिवेंट होगा। फॉर एग्जांपल टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये आपको पता है एक्सटर्नल ऑडिटर ने भी परफॉर्म करने होते हैं, तो उससे रिलेट रेलिवेंट हो। इंटरनल ऑडिटर का काम एक्सटर्नल ऑडिटर से रेलिवेंट हो सकता है। लेकिन जो पार्ट ए में असल चीज है वो असेस करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। जी, कुछ समझ आई रिक्वायरमेंट? अब बी में तो कोई इशू नहीं है, बी डिस्कस कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताइए, आपने तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, इसमें असेस किया आपने क्या पॉजिटिव या नेगेटिव चीज थी इंटरनल ऑडिट? क्या थी जी? जस्टिफाइड नहीं है। क्या जस्टिफाइड नहीं है चीज? हाँ, दोबारा पढ़ने चलें। जी, आप बताइए इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट किया आपने यहाँ पे, आपको ये अच्छा लगा कि अच्छा नहीं लगा? दोनों चीजें थी। जो अच्छी वाली चीजें थी वो बताइए क्या थी? क्वेश्चन कंपिटेंट है। कैसे पता चला कंपिटेंट है? बिल्कुल, उसने लिखा हुआ है डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस इंडिविजुअल, इससे हमें पता चल गया। फिर इसके बाद अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्लोज फ्रेंड है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। वो हमारा वो जो कंसेप्ट ऑब्जेक्टिविटी वाला, वो फैक्ट मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट नहीं है। जी, और बताइए आपको कोई पॉइंट मिला इसमें अच्छा है बुरा? कुछ नहीं मिला, सब अच्छा है। जैसे क्लाइंट आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने रखेगा, भाई उसी वक्त कहेंगे ये ले रिपोर्ट साइन, है ना? नहीं की असाइनमेंट बिल्कुल नहीं समझ आया था, पढ़ के देखा था आपने? अच्छा, वैसे मुझे तो ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा। हाँ जी, नहीं पहले क्वेश्चन नंबर 2 को निपटा लें, अरे बाद में। अच्छा, उसी से लिंक कर रहे हैं जी, करें। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी उसकी रिक्वायरमेंट तकरीबन यही थी कि असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बताओ। तो जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 समझ नहीं आया, उन्हें फिर क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ नहीं आया होगा। हाँ, सीधा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वेश्चन के अंदर से फैक्टर्स निकालने हैं। और भाई केस स्टडी का असूल क्या होता है? केस स्टडी का असूल तो पता नहीं कब से बताया हुआ आपको कि केस स्टडी में जो फैक्ट्स होते हैं वो हमने गिवन इंफॉर्मेशन से निकालने होते हैं पॉइंट्स। हाँ, तो उस पर उसने उसे पॉइंट नहीं दिया क्या भैया? ऊपर जो पॉइंट था, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट आल्सो रिपोर्ट्स फंक्शनली टू ऑडिट कमेटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली टू चीफ एग्जीक्यूटिव। Based on your preliminary review of the internal audit function, you consider that internal activities are relevant to, and therefore you are planning to obtain understanding. What are the important? हाँ, ये रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन सही कह रहे हैं। नहीं 50 में कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो केस स्टडी वाला नहीं है, लेकिन चले अच्छी प्रैक्टिस होगी हमारे, आपको पता चल गया होगा क्राइटेरिया क्या, कैसे वैल्यूएट करते हैं। बताइए भैया कैसे वैल्यूएट करते हैं? क्वेश्चन तो पूछूंगा। अब भैया इसमें तो कह रहा है बताओ कैसे असेस करोगे उसको, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को कैसे वैल्यूएट करते हैं, कल पढ़ाया था ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जब हमने यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का कंसेप्ट सीखा, हमने इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है, तो जिम्मेदारी में हमारी 2 चीजें शामिल है। एक इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना है, दूसरा उसके वर्क को। मुझे बताइए इंटरनल ऑडिटर को कैसे वैल्यूएट करेंगे? कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। ये कंपिटेंस के पॉइंट बताओ मेरे भाई।
कंपिटेंस कैसे वैल्यूड? लेवल ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, रिसोर्सेज हैं कि नहीं? रिसोर्सेज से क्या मुराद है? बंदे हैं कि नहीं? क्या जानवर गधे भर्ती किए हुए हैं भाई? कितने बंदे हैं? सफिशिएंट रिसोर्सेज, सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि नहीं उनके पास? ये तो नहीं कि 100 बंदों का काम चेक करने के लिए 2 बंदे हैं, ठीक है? और इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी के पॉइंट। जी मेरे भाई आप बताइए। जी जी नहीं इनको सोने दे, पीछे वाले से कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक जी जी। ऑब्जेक्टिविटी कैसे पता चलेगा इंटरनल ऑडिटर ऑब्जेक्टिव है कि नहीं? इंटरनल कंट्रोल से पता चलेगा, इंटरनल कंट्रोल से पता चलेगा इंटरनल ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। ओ भाई रहने दे तेरी मेरे, जो कुछ पढ़ाया उसके ऊपर पानी फेरोगे तुम। भाई पीछे वाला, हाँ ये भाई, हाँ जी आप बताइए। कोई तो बता दे यार, खुदा का खौफ करे यार। नहीं भाई आप जी आप बताएं। भैया आप बताइए ऑब्जेक्टिविटी। देखा जाएगा कि रिपोर्टेबल किसको है, एम्प्लॉयमेंट डिसीजन किसने किए कर रहा है, वो स्कोप ऑफ वर्क कौन डिसाइड कर रहा है, क्या कोई किसी किस्म का फैमिलियरिटी थ्रेट तो नहीं, रिलेशनशिप तो नहीं है मैनेजमेंट के साथ, जैसे इस क्वेश्चन में इस केस स्टडी में। और क्या ज्यादा अरसे से तो सेम पोजीशन पे काम नहीं कर रहा, इससे भी फैमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है, ठीक है। हाँ जी। और सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच में हम क्या देखते हैं कि क्या उसके वर्क का प्रॉपर प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सुपरविजन, रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ, क्या क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स इन प्लेस हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ गुड प्रैक्टिस, गुड वर्किंग पेपर को इंश्योर करते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया। अगर तो हमसे सिंपल क्वेश्चन 1 जो आपको असाइनमेंट में दिया था, इसमें वो पूछता है कि कैसे असेस करोगे, हम ये क्राइटेरिया रिप्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट है, इसमें वो उसने हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है इंटरनल ऑडिट के बारे में। तो हमने उस इंफॉर्मेशन में से पॉइंट्स निकालने हैं कि हमारे कौन से पॉइंट्स जो है जो डिस्कस हमने किए थे क्राइटेरिया में, वो इस केस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें एक उन्होंने बता दिया कि जी एक्सपीरियंस है, इससे पता चला कॉम्पिटेंट है, क्लोज फ्रेंड है, इससे पता चला ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। और क्या पॉइंट है? सरप्राइज फिजिकल चेक करता है, ये ठीक है, अच्छी बात। लेकिन अनप्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, ये इसका मतलब प्लानिंग नहीं हो रही। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हमें ऐसे दे रहा है जैसे हमें लगे कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, कि पूरी उधर जाता है बगैर कुछ प्लान किए हुए चेकिंग करना शुरू करता है, ऑन द स्पॉट ऑर्डर देता है। लेकिन हम कहेंगे भैया सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए, उससे पहले प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग के मुताबिक परफॉर्मेंस हो। और फिर इस क्वेश्चन से क्या आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन हो रही है? डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हो रही, बल्कि वो आगे क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है कि भैया मेरी अप्रोच है तो लेंथी पेपर वर्क जो है वो खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहा। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट होंगे। तो इसमें मिक्सर दिया हुआ है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिए हैं, कुछ नेगेटिव भी दिए हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? बी में कह रहा है कमेंट कीजिए अप्रोच ऑफ ऑडिट इंचार्ज। ऑडिट इंचार्ज की अप्रोच क्या है? वो कह रहा है कि इंटरनल ऑडिटर तो इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए। क्या सही अप्रोच है? नहीं भैया गलत अप्रोच है। वो कह रहा है कैसे ये ओवरऑल ऑडिट परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी, जो उसकी अप्रोच है। अगर तो इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो काम इंटरनल ऑडिट वाले कर चुके हैं हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा। जैसे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल हमें करनी पड़ेगी, फ्लो चार्ट हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, जिसमें हम उसका वर्क यूज कर सकते थे, नहीं करेंगे, खुद काम करना पड़ेगा। हमारी इन शॉर्ट ऑडिट एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। क्वेश्चन समझ आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम हो? जी भाई। हिज रिकमेंड वो देख रहा है, वो लिख रहा है ना, टेक्स ऑन द स्पॉट करेक्टिव मेजर्स ऑन डिटेक्शन ऑफ एरर्स और फ्लॉज इन कंट्रोल। इससे पता चल रहा है हमें कि वो ऑन स्पॉट डिसीजन मेकिंग कर रहा है और उसके जो सजेशंस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जी और की क्वेश्चन? जी और की क्वेश्चन? चलिए ये बाद में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, अटेंटिव हो जाइए। कंसेप्ट आपको लग रहा होगा कि आज कंसेप्ट आपको शायद लग रहा होगा कि आज कंसेप्ट से ज्यादा है, शायद थोड़े से हैं भी, लेकिन ये सारे कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। कंसेप्चुअली चीजें जो है वो आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आपको याद है जब हमने कल इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था 3 अल्फाज का मतलब, रिलायंस, वर्क, अदर्स। आप जब ये कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे, आज के लेक्चर को कवर कर रहे होंगे, तो आपको महसूस होगा कि वही उसी पैटर्न के ऊपर हम ये कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं। हमारा ओवरऑल चैप्टर जो है उसमें 2 प्रोफेशनल्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, एक इंटरनल ऑडिटर और एक एक्सपर्ट। इंटरनल ऑडिटर की तरफ चले तो इंटरनल ऑडिटर के आगे फर्दर 2 हिस्सों में इसको क्लासिफाई करता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में तो बेसिकली वो इंट्रोडक्शन दे रहा है हमें, इंटरनल ऑडिटर क्या है, इसका एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ फर्क क्या होता है। इंटरनल ऑडिटर से हम हेल्प लेते हैं तो 2 तरह से हेल्प लेते हैं, एक हम उसके वर्क को यूज करते हैं और दूसरा हम उससे डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करते हैं। उसके वर्क को यूज करते हैं और दूसरा उससे डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि जब हम आए ऑडिट करने के लिए, इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी पास्ट में काम किया हुआ था, हमने उस काम को चेक किया कि क्या उसने सही काम किया, उसको वैल्यूएट किया, क्या वो बंदा ठीक है इंटरनल ऑडिटर, उसने काम सही किया है, उसको खुद यूज कर लिया। ये था वैल्यूएटिंग, ये था यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। दूसरा कंसेप्ट जो है वो है यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। इसका मतलब क्या है
कि हमने इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं किया, बल्कि जब हम आए हमने डिसाइड किया कि हम अपनी डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू में इंटरनल ऑडिटर को यूज करेंगे। यानी इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी जो काम किया हुआ है उसको हमने यूज नहीं करना, वो हमारे किसी काम का नहीं, बल्कि इंटरनल ऑडिटर से कहेंगे आप आइए और हमारी इंस्ट्रक्शंस है इसके मुताबिक काम कीजिए। आज हम जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट असिस्टेंस का, कि अगर हम डिसाइड करते हैं हमने इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है तो हमारी रिस्पांसिबिलिटीज क्या होंगी। कल का कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था, अगर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करते हैं तो हमारी रिस्पांसिबिलिटीज क्या होंगी। स्टार्ट करें जी। चलिए, सबसे पहले मुझे बताइए, अब मैं कंट्रास्ट के साथ पढ़ा रहा हूं ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कल के कंसेप्ट्स भी रिवाइज होंगे और आज वाला कंसेप्ट जो है ये भी हम कवर कर रहे होंगे। इंटरनल ऑडिटर को दो तरह से यूज कर सकते हैं, उसके वर्क को या डायरेक्ट असिस्टेंस। बताइए, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में हमने कंसेप्ट पढ़ा था कोई कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को किस किस एरिया में यूज किया जाता है? जरा बताइए किस किस एरिया में यूज किया जाता है? कल क्या पढ़ा? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ काउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट, काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी, इसके बाद टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है, ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वो एग्जांपल्स थे जिनमें इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज किया जा सकता है। यहां पे भी सबसे पहले यही बता रहा है कि हमने जब डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है तो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस को ऑब्टेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले बता रहा है क्या कि इन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस को ऑब्टेन नहीं करना। अच्छा देखिए फर्क देखिए, इंटरनल ऑडिटर में क्या सिखा रहा था यूजिंग द वर्क में कि किन एरियाज में उसके वर्क को यूज किया जा सकता है। यहां पे क्या सिखा रहा है? डायरेक्ट असिस्टेंस में कंसेप्ट वही है, लेकिन यहां पे किस पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा है? किन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करना है। कहता है जहां पे रिस्क ज्यादा हो वहां पे डायरेक्ट, उस एरिया में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी। जहां पे जजमेंट ज्यादा हो, सिग्निफिकेंट हो, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी। आसानी से बात समझ आ गई, आगे जरा मुश्किल से बात समझ आएगी। क्या कहता है? ऐसे एरियाज जो रिलेट करते हो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से या उसके वर्क से, उनमें डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी। और अगर एरिया रिलेट करता हो ऐसे काम से जो ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर ने कर लिया है, उसमें इन्वॉल्व हो चुका है, चाहे डायरेक्टर्स को भी रिपोर्ट की या नहीं की, उसमें डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी। ये दो बातें समझनी है। फिर सुनिए सिखा क्या रहा है, किन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी। इन चार में नहीं कर सकते, बाकी हर एक में कर सकते, लेकिन में नहीं कर सकते। जहां पे रिस्क ज्यादा हो डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हो डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करने। अगर एरिया रिलेट करता हो ऐसे वर्क से जो जिसमें ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर इन्वॉल्व रहा है, जो ऑलरेडी वो कर चुका है, उसमें डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी। क्या कहना चाह रहा है? कहता है भाई सुनो, अगर डायरेक्टर्स ने इंटरनल ऑडिटर के जिम्मे कोई काम लगाया था ना पहले और उसने वो काम किया, आपने डायरेक्ट असिस्टेंस में उससे वही काम नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना? इसलिए कि अगर इसी काम को आपने करवाया, अव्वल तो वो काम ध्यान से करेगा ही नहीं, ऑलरेडी जो काम किया हुआ है वही घुमा फिरा के आपके सामने रख देगा, सर ये देखिए ये काम किया मैंने। और अगर वो काम को दोबारा सही तरीके से करे भी, उसे उसमें गलती नजर आए, बताएगा तो उसे मार पड़ेगी। किससे? डायरेक्टर से। डायरेक्टर कहेंगे भैया हमें जो तुमने काम करके दिया उस वक्त तो कहते थे कोई गलती नहीं है, अब वही काम ऑडिटर ने कहा करो तो अब तुम्हें गलतियां नजर आना शुरू हो रही हैं, तो हमारा काम इसका मतलब तुम सही तरह नहीं करते। बताइए वो गलतियां बताएगा कभी? इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा कि इंटरनल और डायरेक्ट असिस्टेंस में इंटरनल ऑडिटर अगर किसी ऑलरेडी काम में इन्वॉल्व रहा है, चाहे उसने रिपोर्ट अभी डायरेक्टर को दी है या देनी है, लेकिन अगर वो उस काम में इन्वॉल्व रहा है, वो काम हमने उससे डायरेक्ट असिस्टेंस में नहीं करवाना। और काम कौन सा नहीं करवाना? कह रहे ऐसा काम जो कि रिलेट करता हो इंटरनल ऑडिट फंक्शन या उसके वर्क से। मतलब फर्ज कीजिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच को वैल्यूएट करना है। क्या ये काम इंटरनल ऑडिट वाले को दे दें? चीफ इंटरनल ऑडिटर को कहें सर अपने जो जूनियर टीम मेंबर्स हैं इनके बारे में बताइए, कंपिटेंट है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। क्या ये काम इंटरनल ऑडिट वालों से करवाना चाहिए? नहीं करवाना चाहिए। उनके वर्क की एडिक्वेसी वैल्यूएट करनी है, रिव्यू करना है उनके काम का, वो हमें करना चाहिए रिव्यू या इंटरनल ऑडिट वालों में से ही करवा दें, ये खुद करें। ये वो कह रहा है कि ये वाले चार काम हमने इंटरनल ऑडिट वालों से डायरेक्ट असिस्टेंस में नहीं करवाने। कौन से वाले काम? जिनमें रिस्क ज्यादा है, जिनमें जजमेंट ज्यादा है, जो रिलेट करते हैं ऐसे वर्क से जिसमें इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी इन्वॉल्व है, जो रिलेट करते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन या उसके वर्क से, उनकी वैल्यूएशन वगैरह जो करने हैं उसे वो एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद करने चाहिए। बाकी काम करवा सकते हैं इससे, क्योंकि देखें इंटरनल ऑडिटर नो डाउट जितना मर्जी कंपिटेंट ऑब्जेक्टिव हो, वो उतना कंपिटेंट ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता जितना एक्सटर्नल ऑडिटर है। इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि भैया जो ज्यादा अहम एरियाज है ना, रिस्क वाले हैं, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो खुद करो। बाकी जो रूटीन नेचर के कुछ चीजें हैं उनमें उसको यूज कर सकते हो। तो समझ आगे बात। अब सुनिए एक आपका एग्जांपल देता हूं पास्ट पेपर में से। स्टूडेंट आके कहने लगे सर आई के आपने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो सिलेबस में ही नहीं था। यहाँ तो ये कहते हैं जो शरीफ स्टूडेंट होते हैं वो ये कहते हैं सर सिलेबस से बाहर, और जो थोड़े जरा वो कहते हैं सर आपने पढ़ाया नहीं। हम तो पढ़ाया नहीं, वो 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया और उसकी वजह से हम क्या हो गए, फिर नंबर कितने हैं 24, लेकिन फेल किस वजह से हुए? उस 3 नंबर के। क्यों सर? कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। तो उसको हम क्या कहते हैं?
अब भैया सलाम है तेरे कॉन्फिडेंस पे, वो 97 नंबर के पेपर पे जो आता था उस पे टाइट नहीं हुआ कॉन्फिडेंस, वो 3 नंबर के पेपर पे लूज हो गया। बहरहाल मर्जी कॉन्फिडेंस की, हम क्या कह सकते हैं। अब सुनिए क्वेश्चन सुनिए, उसने कहा कि बताइए, अच्छा फर्क आपने देखा, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में बता रहा था वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे इंटरनल ऑडिटर का वर्क कर सकते हैं। यहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस में बता रहे हैं कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे वर्क यूज नहीं कर सकते। अब भाई आपने क्वेश्चन पूछा, आप डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, बताइए वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टूडेंट कहने लगा जहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, ये तो कांसेप्ट डायरेक्ट असिस्टेंस में है ही नहीं, तो लगता है ये यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में से पूछ रहा है। छापा है वही, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ये यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में से पूछ रहा था? और भाई रिक्वायरमेंट में क्लियरली डायरेक्ट असिस्टेंस का वर्ड यूज कर रहा है, तो डायरेक्ट असिस्टेंस वाले कंसर्न में से पूछ रहा है ना, यूजिंग द वर्क में से थोड़ी पूछ रहा है। हाँ, अब अगली कहानी ये कि डायरेक्ट असिस्टेंस में तो लिखा हुआ है कि कौन से एरियाज पे उसका वर्क यूज नहीं किया जा सकता, और वो इसको उल्टा कर दो सिंपल, जैसे लॉ में होता है तो 3 नंबर के साथ पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पूछ लेता है, वहां पे लिखता है कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, तो ये लिखना होता है क्या? नहीं भाई, प्राइवेट कंपनी को उल्टा करना होता है, या प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिख के लिखना होता है कि इसके अलावा बाकी सारी कंपनीज पब्लिक कंपनी। उसी तरह इसको हमने नेगेटिव सेंस में बता देना था, या एज इट इज भी लिख देते कि इन एरियाज में वर्क को यूज नहीं किया जा सकता, नीचे लाइन लिख देते बाकी सारे एरियाज में वर्क को यूज किया जा सकता है। वो एक इनडायरेक्ट से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सामने रखे, क्लियर इंफॉर्मेशन जो डायरेक्ट असिस्टेंस वाली थी वर्ड्स उसको इग्नोर कर दिया। तो ज़हन में रखिएगा, आपके लिए एग्जाम में सबसे अहम चीज ये होगी डिसाइड करना डायरेक्ट असिस्टेंस में से पूछ रहा है कि यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में से पूछ रहा है। डायरेक्ट असिस्टेंस का वर्ड है तो डायरेक्ट असिस्टेंस वाला, वरना दूसरा। एरियाज क्लियर हो गए, आगे चलते हैं। अगर ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? अगर ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है ये तो पढ़ेंगे बाद में। पहले ये बताइए, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? 2 चीजें उसने वैल्यूएट करनी है, इवैल्यूएट इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क। यहां पे रिस्पांसिबिलिटी में देखें, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को वैल्यूएट करना है। अच्छा, इसके बाद था इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क, कि उसका वर्क इस काबिल है कि नहीं यूज किया जा सके, वो यहां पे नहीं है। क्यों भाई? वो थोड़ी करवा रहे हैं उसके बाद, थोड़ी हम तो उसे काम करवा रहे हैं, तो हमने उसकी डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू देखने हैं। हमने यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बदल गई, अब हमने उसके काम को चेक नहीं करना, बल्कि उसको डायरेक्शन देनी है, काम कैसे करो, सुपरविजन करनी है, साथ साथ उसको बताते रहेंगे कोई मसला आया, रिव्यू करना है उसके काम का जब वो काम कर लेगा। यहाँ पे तो अब हम खुद काम कर रहे हैं, ऐसे जैसे हम अपने टीम मेंबर से काम करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल कंसेप्ट भी है, क्या? ऑब्टेन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट्स लेने हैं, एक नहीं 2 एग्रीमेंट। किससे? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, दूसरा इंटरनल ऑडिटर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और इंटरनल ऑडिटर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एग्रीमेंट क्या करेंगे? भैया आपके बंदों को, जिन लोगों को आप तनख्वाह देते हैं, हम यूज कर रहे हैं, आपको कोई इतराज तो नहीं है? आप बाद में कहिए ना कि वो हमारा काम करें और आप उन्हें नहीं, इस काम को छोड़ो वापस आओ। एक तरह से उनसे एनओसी लेते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्या आपको कोई इतराज है तो बता दें भाई, डायरेक्टर से सर्टिफिकेट लेना बनता है, सॉरी एग्रीमेंट करना बनता है कि नहीं? फिर इंटरनल ऑडिटर से भी एग्रीमेंट करेंगे क्या कि भैया हम आपको जो तरीका वारदात सिखाएंगे ना, नई नई चीजें, वो आपने मैनेजमेंट के साथ शेयर नहीं करने, वरना ये ना हो हमारा अगले साल में एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी ना रहे। कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट करेंगे उसके साथ, और ऑब्जेक्टिविटी का, कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा इशू आता है कि तुम ऑब्जेक्टिव नहीं रहते तो हमें बता देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी नहीं तो फिर इंटरनल ऑडिटर को हम यूज नहीं करते। ये 2 एग्रीमेंट करना है, करेंगे जी एग्रीमेंट, दोनों एग्रीमेंट। एक किसे करना है? डायरेक्टर से। मैनेजमेंट से कहा गया? और मैनेजमेंट के इंटरनल ऑडिटर में कोई ताल्लुक नहीं है, हायर मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ही होती है भाई, बोल डायरेक्टर और किसे? इंटरनल ऑडिटर से। अब बताइए, इवैल्यूएट कर लिया इंटरनल ऑडिट को, ठीक था, कंपिटेंट था, ऑब्जेक्टिव था, अप्रोच भी अच्छी थी, एग्रीमेंट कर लिया डायरेक्टर से भी, उन्होंने कहा कोई इतराज नहीं, इंटरनल ऑडिटर से भी एग्रीमेंट किया, उन्होंने कसम खा के कहा सर किसी को कुछ बात कॉन्फिडेंशियल रखेंगे सारी चीजें, और ऑब्जेक्टिविटी भी इंश्योर करेंगे। अब हमने उससे काम करवाया, काम करने के बाद हमसे डायरेक्शन दी, सुपरविजन करते रहे, वर्किंग पेपर हमारे सामने ला के रखे, ये ले सर आपने 10 प्रोसीजर कहा था परफॉर्म कर लिए, एज इट इज एक्सेप्ट कर लें कि रिव्यू करें। ये बात समझने वाले हैं, हमने उनके काम का रिव्यू करना है, कुछ ना कुछ वर्क ऐसा होगा, हम उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मैच करके देखेंगे उसने काम सही किया कि नहीं। हम कहेंगे भैया ये पेमेंट थी, बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर लिया, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, सैंपल बेस पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, अंडरलाइन काउंटिंग रिकॉर्ड के साथ मैच कर लेंगे ताकि पता चल जाए काम सही किया कि नहीं। करें। अब ये जो हमने रिव्यू करना है, जो हमने उसके काम का रिव्यू करना है सैंपल बेस पे, कुछ चीजों का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ मिला के, काउंटिंग रिकॉर्ड के साथ मिला के, इसकी एक्सटेंट क्या होगी? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिपेंड करती है एरिया कौन सा है, इंटरनल ऑडिटर कैसा है। अगर एरिया हुआ हाईली रिस्की, हाईली मटेरियल, तो फिर हमारे रिव्यू प्रोसीजर भी बढ़ जाएंगे। और अगर इंटरनल ऑडिटर हुआ हाईली कॉम्पिटेंट, हाईली ऑब्जेक्टिव,
सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच वाला, फिर हमारे रिव्यू प्रोसीजर कम हो जाए। लेकिन जनरल रूल ध्यान में रखिएगा, हम अगर अपने जेन्युइन ट्रेनिंग स्टूडेंट के काम का रिव्यू करें, एक ऑप्शन ये, दूसरी ऑप्शन इंटरनल ऑडिटर के वर्क का रिव्यू करें, जनरली नॉर्मली दोनों में से किसका रिव्यू ज्यादा एक्सटेंसिव होगा? इंटरनल ऑडिट वाले का। जनरल रूल ये है क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग स्टूडेंट है वो तो एक प्रोसेस से गुजरा है ना, तो सारे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को इंश्योर करा हुआ, इंडिपेंडेंस भी है उसमें कंफिडेंस भी है निस्बतन ज्यादा, तो इसलिए जनरल रूल यह है कि रिव्यू से ज्यादा होगा। लेकिन एग्जैक्ट एक्सटेंट क्या होगी ये डिपेंड करता है एरिया पे, मटेरियलिटी और रिस्क ऑफ एरिया, और डिपेंड करता है इंटरनल ऑडिटर पे, उसकी कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड अप्रोच पे। क्लियर हो गई ये बात? रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3 चीजें आई। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितनी चीजें थी? 2। कौन सी? वैल्यूएट करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, वैल्यूएट करना है एडिक्वेसी ऑफ वर्क को। यहां पे कितनी चीजें आई? क्या? वैल्यूएट करना है कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच को, एग्रीमेंट ऑब्टेन करने हैं, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। और वो हमने इंश्योर कर लिया कि कुछ ना कुछ काम लाजमी रिव्यू करना है। ये रिव्यू नॉर्मली हमारे टीम मेंबर की निस्बत ज्यादा एक्सटेंसिव होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसकी एक्सटेंट होगी वो डिपेंड करती है एरिया पे और डिपेंड करती है वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर पे। आगे चलते हैं लास्ट कंसेप्ट इसमें, डॉक्यूमेंटेशन। क्या कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करेंगे? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में कुछ डॉक्यूमेंट किए थे? पढ़ाया नहीं था आपने, पूछा भी नहीं, वो डिस्कशन भी नहीं पूछी। अच्छा ये ठीक है, अब आ गया वो जो मैटर्स ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है वो सारे डॉक्यूमेंट करने होते हैं। अगर हमसे पूछे यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल, आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर रहे हो, क्या चीजें डॉक्यूमेंट करोगे? हम कहेंगे 2 चीजें। क्या? हमने एक उसको कैसे वैल्यूएट किया और दूसरा उसके वर्क की एडिक्वेसी को कैसे वैल्यूएट किया, खत्म। अगर पूछे डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर रहे हो, क्या मैटर्स डॉक्यूमेंट करोगे? हम कहेंगे 4। एक, कैसे वैल्यूएट किया इंटरनल ऑडिटर को, दूसरा जो एग्रीमेंट लिए होंगे, तीसरा जो हमने रिव्यू किया उसके काम का उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, चौथा बताइए क्या होगा? शाबाश, वर्किंग पेपर। पहले बता दिया था, वो जो वर्किंग पेपर उसने काम किया है वो भी तो डॉक्यूमेंट करने हैं, चौथी चीज वो होगी। और फिर एविडेंस इस चीज का कि हमने इसके काम को रिव्यू कर लिया। 4 चीजें, एक वैल्यूएशन कैसे की इंटरनल ऑडिट की, दूसरा चीज जो डॉक्यूमेंट करनी है वो एग्रीमेंट है, तीसरी चीज वो वर्किंग पेपर जो उसने बनाया है, और चौथी चीज हमने उस वर्किंग पेपर का रिव्यू कैसे किया है। ये 4 चीजें डॉक्यूमेंट करनी है, क्योंकि डायरेक्ट असिस्टेंस में रिव्यू करना लाजमी होता है। एक क्लियर हो गया? ये था हमारा इंटरनल ऑडिट वाला टॉपिक। हाँ, थोड़ी मैं ब्रेक देता हूं आपको, सिर्फ एक छोटी सी चीज, कल के लेक्चर में डिस्कशन। जरा मुझे बताइए, अगर हमने इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना हो, क्या पहले से उससे कोई मैटर्स एग्री कर लेना बेहतर है? मुझे बता दे भैया, डेडलाइन कब तक तुम अपना काम कंप्लीट कर लोगे, हम दरमियान में तुम्हारे काम का रिव्यू करने के लिए आएंगे, उससे मटेरियलिटी लेवल एग्री कर लें, सैंपल सिलेक्शन मेथड, सैंपल साइज एग्री, कहीं ब्लॉक सिलेक्शन ना कर बैठे, वो पहले से उसे बता दे यार रैंडम सिलेक्शन करना मेहरबानी तुम्हारी। ठीक है, ये चीजें पहले से एडवांस में एग्री कर लेना बेहतर होता है। स्टूडेंट कहने लगे सर वो एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या होगा? तो देखिए, अगर आप इन मैटर जो डिस्कस कर रहे हैं, देखिए इसमें कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जो सेंसिटिव नेचर का हो। ठीक है, क्योंकि हम उसे प्रोसीजर परफॉर्म करवाने को थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उसे जनरल चीज एग्री कर रहे हैं, मटेरियलिटी लेवल, ताकि वो हमारे मटेरियलिटी लेवल को सामने रखे, सैंपल सिलेक्शन करे। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं, ये जो डिस्कशन है ये डायरेक्ट असिस्टेंस से पहले करना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट असिस्टेंस में तो जब हम उसे बुला लेंगे उसे खुद बता देंगे, उसमें हमारी डिस्कशन ज्यादा होगी, उसमें तो हर चीज हम उसके साथ शेयर कर रहे होंगे, लेकिन उसके बारे में अलग से बताना लाजमी नहीं जी। ये था हमारा इंटरनल ऑडिटर। फिर सुन लीजिए क्विक रिवीजन, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, कंसेप्ट हमने क्या क्या पढ़े। हमारा चैप्टर 18 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है इंटरनल ऑडिटर, एक है एक्सपर्ट। इंटरनल ऑडिटर वाला टॉपिक फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और डायरेक्ट असिस्टेंस। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में हमने कंसेप्ट्स क्या पढ़े, एरियाज जहां पे इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अगर ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करता है उसकी क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं, वो 2 रिस्पांसिबिलिटीज हैं, इवैल्यूएट करना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को, इवैल्यूएट करना एडिक्वेसी ऑफ वर्क को। फिर हमने कंसेप्ट स्टडी किया डॉक्यूमेंटेशन क्या करेंगे, और फिर हमने कंसेप्ट किया कि क्या क्या मैटर्स पहले से डिस्कस कर देना बेहतर है। डायरेक्ट असिस्टेंस में हमने स्टडी किया कि वो कौन कौन से एरियाज है जहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं की जा सकती, इसके अलावा बाकी सारे एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन की जा सकती है। फिर हमने स्टडी किया कि अगर ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करता है इसकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या हैं, वो हमने 3 रिस्पांसिबिलिटीज पढ़ी, इवैल्यूएट करना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को, एग्रीमेंट्स करने हैं हमने, और फिर उसके बाद डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू जो कि हमने प्रोवाइड इंटरनल ऑडिटर से काम करवाना है उसके सिलसिले में। और लास्ट में हमने कंसेप्ट स्टडी किया डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चीजें करनी है। तो जो रिस्पांसिबिलिटीज में होती हैं वही चीजें हमने डॉक्यूमेंट करनी होती है, एज एविडेंस हम रिस्पांसिबिलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर हो गया जी? चलिए, आपको छोटी सी ब्रेक दी जा रही है ताकि आप थोड़ा फ्रेश हो जाए, फ्रेश माइंड के साथ हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। और नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत आसान है, इंटरनल ऑडिटर वाला टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, एक्सपर्ट वाला बहुत आसान है जी। ब्रेक आपकी। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 5 दोनों कवर करने जा रहे हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 छोटा सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, वो हम उसके साथ ही कवर कर लेंगे इसको। ये कंसेप्ट किससे रिलेट करता है? एक्सपर्ट से। बताइए एक्सपर्ट होता कौन है? एक्सपर्ट हर वो बंदा है जो किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है सिवाय अकाउंटिंग और ऑडिट के।
क्यों? काउंटिंग और ऑडिट का एक्सपर्ट क्यों नहीं है? उसको तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, उसको तो ऑडिटर कहते हैं, उसको एक्सपर्ट थोड़ी कहेंगे। तो एक्सपर्ट वो है जो काउंटिंग और ऑडिट के अलावा किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट। जैसे किस फील्ड का? लॉयर, जैसे इंजीनियर, मैकेनिक। भैया एक्सपर्ट नहीं। यहां पे सुन लें, एक्सपर्ट उस बंदे को कह रहे हैं जो काउंटिंग और ऑडिट के अलावा किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट है और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरिफिकेशन में, ऑडिट में हमारे काम आता है। हाँ, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट। वो कोई टैक्स कंसल्टेंट भी हो सकता है, वो कोई लॉयर भी हो सकता है, वो कोई आईटी एक्सपर्ट भी हो सकता है। सबसे ज्यादा गैस कीजिए आई कैप अपने 5 पेपर में कौन सी एग्जांपल ला रहा है? वैल्यूअर की। आईटी एक्सपर्ट की नहीं, वैल्यूअर की, प्रॉपर्टी वैल्यूअर की। क्लाइंट के पास प्रॉपर्टी है, उसने अपने फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू किया है, उसके वैसे एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट सिमिलर है, एक्सपर्ट कोई सा भी हो रिक्वायरमेंट सिमिलर है, लेकिन वैसे आपको समझा रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ हम किन किन, क्या हम हर एरिया में एक्सपर्ट को यूज करते हैं? नहीं भैया, जिनमें कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल की जरूरत नहीं है अदर देन काउंटिंग ऑडिट, वो हम खुद काम करते हैं। जहां पे कोई कंप्लेक्स इश्यूज आते हैं वहां पे एक्सपर्ट को एंगेज किया जाता है। जैसे वैल्यूएशन किसकी? एसेट्स की और लायबिलिटीज की। एसेट्स की वैल्यूएशन की एग्जांपल क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करवाई। लायबिलिटी वैल्यूएशन की एग्जांपल क्या है? पेंशन लायबिलिटीज एस्टिमेट करना, ये भी एक्सपर्ट का काम। कंप्लेक्स टैक्स इश्यूज, टैक्स कंसल्टेंट को हायर करते हैं, एंगेज करते हैं। छोटे मोटे टैक्स के इश्यूज हम खुद मैनेज कर लेते हैं, हमने भी टैक्स पढ़ा होता है थोड़ा बहुत, लेकिन कंप्लेक्स इश्यूज हो उनके ऊपर भी कंसल्टेंट एंगेज करना पड़ता है। आईटी एक्सपर्ट, ठीक है, आईटी एक्सपर्ट बिल्कुल। और लीगल ओपिनियन, लॉयर्स को भी एंगेज कर सकते हैं क्लाइंट के खिलाफ लीगल केसेस है, ये देखने के लिए कि इसका आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा। इंजीनियरिंग डाटा, जैसे मशीनरी वगैरह की लाइफ को एस्टिमेट करना हो, बीपीए ऑडिट करने के लिए कि जहाज बड़ा हुआ है, हिल ही नहीं रहा, जोर लगाया हमने, हमें लगा कि शायद ये किसी काम का है ही नहीं, तो हमने तो हम किसी इंजीनियर को एंगेज करेंगे बताने के, पूछने के लिए कि क्या वाकई ये जहाज चल सकता है कि नहीं चल सकता और कितने साल चलेगा। चलिए, एरियाज हो गए। अब मुझे बताइए, अगर हमने डिसाइड कर लिया किसी एरिया में एक्सपर्ट को यूज करना है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अगर ऑडिटर डिसाइड कर ले कि हमने एक्सपर्ट को यूज करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही जो इंटरनल ऑडिट वाली थी। क्या? जब हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करते हैं, क्या करना है? उसके वैल्यूएट करते हैं, उसके वर्क को वैल्यूएट करते हैं। उसी तरह एक्सपर्ट के केस में भी सिमिलर रिक्वायरमेंट। जब हमने डिसाइड कर लिया एक्सपर्ट को एंगेज करना है, हमने एक्सपर्ट की कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करना है। अच्छा, कंसेप्ट सिमिलर है लेकिन फ्रेज देखिए उसने डिफरेंट बनाया। इंटरनल ऑडिटर के साथ उसने कहा था वैल्यूएट करना है कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। एक्सपर्ट के साथ क्या फ्रेज बना रहा है? वैल्यूएट करो कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। कंसेप्ट वही है। अच्छा भैया, हमें कैसे पता चलेगा एक्सपर्ट जो है कंपिटेंट है, ऑब्जेक्टिव है? कैसे वैल्यूएट कर? वो कहता है कि किसी भी एक्सपर्ट की कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करना हो, आप देखो उसकी क्वालिफिकेशन, आप देखो उसका एक्सपीरियंस, मार्केट में उसकी रेपुटेशन क्या है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं क्लाइंट से। अगर पता चले कि क्लाइंट का एम्प्लॉय है, उससे दूर दूर रहो। क्लाइंट का एम्प्लॉय है, क्लाइंट अगर अपने एम्प्लॉय से वैल्यूएशन करवाई है, वो इंडिपेंडेंट होगा। अगर उसने बाहर किसी बंदे को एंगेज किया है तो वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो अगर हमें पता चले, हमने जब इवैल्यूएट करना एक्सपर्ट को, क्या चीजें देखनी है? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मार्केट में रेपुटेशन क्या है, इंडिपेंडेंस क्या, उसके कैसे देखनी है? कैसे पता चलेगा एक्सपर्ट कंपिटेंट है कि नहीं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं? भाई हाँ, ये चीजें चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? और कौन सा थर्मामीटर लगाएंगे पता चलेगा हाईली क्वालिफाइड है, बहुत कंपिटेंट है? कैसे पता चलेगा? यही तो पूछ रहा हूं। शीशे वाला भाई वो कह रहा है एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर लो, एक्सपर्ट के साथ गपशप लगा लो, उससे पूछ लो सर आप कितना पढ़े लिखे हैं। किसी जैसे हमारी बॉडी है आई कैप, आप किसी इंटरनेशनल लेवल की या नेशनल लेवल की किसी बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है, आपका लाइसेंस नंबर क्या है? एक्सपर्ट से गपशप लगा ले, बातचीत कर ले। ऐसे लोग दूसरे ऑडिटर से पूछ ले जिन्होंने एक्सपर्ट के साथ इंटरेक्शन हुआ है पहले। हो सकता है हमारा भी पास में इंटरेक्शन हुआ, उससे पर्सनल एक्सपीरियंस हो, उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि एक्सपर्ट किस तरह का बंदा। मार्केट में दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं। अगर हमें पता चले कि उस एक्सपर्ट में तो 3-4 किताबें भी लिखी हुई है इंटरनेशनल, नेशनल लेवल की, तो फिर उसकी कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में वो ज्यादा हम श्योर हो जाएंगे। तो बाज़ औक़ात फर्म ने अपना डेटाबेस भी मेंटेन किया होता है कि हमारी कंट्री में अच्छे लॉयर्स कौन से हैं, अच्छे एक्सपर्ट्स कौन से हैं, वो अपने डेटाबेस से आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें शायद इस पर्सन का डेटाबेस हो। तो ये कुछ तरीकाकार हैं, सोर्सेज हैं जिनसे हम एक्सपर्ट को वैल्यूएट कर सकते हैं। देखिए, दो कंसेप्ट हैं, एक ये वैल्यूएट क्या करना है और दूसरा वैल्यूएट कैसे करना है। ठीक है, वैल्यूएट कैसे करना है? सोर्सेज क्या है? सोर्सेज ऑफ एविडेंस। हो सकता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, हमने पास्ट में किसी और क्लाइंट के साथ काम किया, उसका ऑडिट करते हुए एक्सपर्ट को यूज किया हो, पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, जिन लोगों का इंटरेक्शन रहा है उन लोगों से पूछ लेंगे, एक्सपर्ट के साथ डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं, उसके पब्लिकेशंस देख सकते हैं क्या है, फर्म का डेटाबेस इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें वैल्यूएट हो गया। फर्ज कीजिए कि अब हमने कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट वैल्यूएट कर ले, क्लियर हो गया। अब हमने एक्सपर्ट के साथ करना है एग्रीमेंट। करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अब हम उसको हायर कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए। अच्छा देखिए, ये एग्रीमेंट एक्सपर्ट का हमारे साथ होगा, क्लाइंट के साथ नहीं होगा। एक्सपर्ट को यूज हम कर रहे हैं, क्लाइंट नहीं कर रहा। क्लाइंट ने तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी थी, कर ली। एक्सपर्ट हमारा है, हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेगा। हमने उसके साथ कुछ चीजें एग्री की। क्या ये चीजें वही हैं जो कि कोई भी प्रोफेशनल किसी दूसरे प्रोफेशनल को एंगेज करेगा तो एग्री करेगा? क्या? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क, भाई काम क्या करना है,
हम कहेंगे भैया ये प्रॉपर्टी रीवैल्यू किया क्लाइंट ने, इसके मुताबिक इसकी वैल्यू 100 मिलियन है, तुम वैल्यूएशन करके दो हमें। ठीक है, क्लाइंट ने अपना कोई इंप्लॉय जो था उससे वैल्यूएशन करवाई थी, हमें उस पर एतबार नहीं है, इसलिए हम तुम्हें लेके आए, वैल्यूएशन करो इसके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम उसे कहेंगे भाई हम तुम्हें जो भी डाटा जरूरी होगा प्रोवाइड कर देंगे, तुमने हमें फाइनल वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी है, और जो प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे वो भी हमें बता देना। फॉर्म ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, किस फॉर्मेट में हमें रिपोर्ट देगा, कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट, कि हम जो भी डाटा उसे देंगे काम करने के लिए उसे कॉन्फिडेंशियल रखेगा। अगर आप देखें सोचे, ये 3 पॉइंट तो ऑडिटर ने भी एग्री किए थे क्लाइंट के साथ, एंगेजमेंट लेटर में भी थे, तकरीबन यही पॉइंट है, शायद वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट हो लेकिन पॉइंट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। एडिशनल चूंकि हमारे पे तो बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट लगती है, ठीक है, लेकिन उसको हमने स्पेसिफिकली बताना कि आप सारा डाटा कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। एग्रीमेंट हो गया एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि बाहर का बंदा ना एंगेज करने के लिए एग्रीमेंट होगा। अब क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। क्या हमने आईफैक को कहा, स्टैंडर्ड को कहा भाई बात सुनो, आज तक जो काम तुम कहते हैं हम करते हैं, यहां पे भी तुमने कहा एक्सपर्ट को इवैल्यूएट करना है, हम कर लेंगे। तुमने कहा एग्रीमेंट करना है एक्सपर्ट के साथ, एग्रीमेंट भी कर लेंगे। भाई ये काम हमसे नहीं होगा, इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क हमसे नहीं होगा। उसने पूछा क्यों नहीं होगा, हमने कहा भैया क्या हम ऑडिटर खुद सोचे, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इस काबिल है कि वो चेक कर सके, इवैल्यूएट कर सके, चेक कर सके एक्सपर्ट का काम कि उसने ठीक किया है कि नहीं किया। बताइए क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इस काबिल है कि वो चेक कर सके एक्सपर्ट का काम कि एक्सपर्ट ने काम ठीक किया है कि नहीं किया। हमने कहा भाई नहीं कर सकते। उसने कहा भाई परेशान को हो गए हैं, कर सकते हैं आप। हमने कहा कर कैसे सकते हैं। उसने कहा देखें आपने शायद अभी रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी, रिक्वायरमेंट हमारी बिल्कुल सिंपल है कि आपने कैसे उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करना है। एडिक्वेसी वर्क वैल्यूएट करने का मतलब है चेक करना उसने काम सही किया कि नहीं। तो ऐसा क्या कहने का, रिक्वायरमेंट पढ़ के देखे, बिल्कुल सिंपल है। हमने कहा अच्छा पढ़ के देख ले। क्या लगा, सबसे पहले चेक करो क्या एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस ऑफ सिग्निफिकेंट सोर्स डाटा। सोर्स डाटा चेक करो, फिर चेक करो रेलेवेंस पे खत्म हो गया, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशंस एंड मेथड। अजम्पशंस एंड मेथड्स देखो, फिर देखो रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट्स फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, कि वो फाइंडिंग और कंक्लूजन रीजनेबल है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं। मैं समझ आई बात? नहीं, मुझे भी नहीं आई। मैं कहा सोर्स डाटा वैल्यूएट करना है, अजम्पशन मेथड्स वैल्यूएट करने हैं, एक्सपर्ट के फाइंडिंग एंड कंक्लूजन को देखना है वो रीजनेबल है, कंसिस्टेंट है कि नहीं। कुछ नहीं समझ आ रही, क्या कहना चाह रहे हो। उसने कहा अच्छा सुनो, फर्ज करो क्लाइंट के एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करो क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन करवाई किसी से, हमने भी एक्सपर्ट अपॉइंट किया कि इसकी रिवैल्यूएशन देखो। हमारे वाले एक्सपर्ट ने कहा कि इसकी वैल्यूएशन 80 मिलियन है फॉर एग्जांपल। क्या हम चेक कर सकते हैं एक्सपर्ट ने वैल्यूएशन सही किया कि नहीं। इशू ये है, स्टैंडर्ड कहता है चेक करो। हमने कहा कैसे चेक करें। उसने कहा सुनो, आपने आज तक कोई वैल्यूएशन नहीं की होगी प्रॉपर्टी की, लेकिन भाई ये तो आप देख ही सकते हैं कि क्या एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जिस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की है उसका एरिया कितना है। अगर वो 10 कनाल है, क्लाइंट के पास उस प्रॉपर्टी की जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, उसमें भी एरिया 10 कनाल ही लिखा हुआ है कि नहीं। कहिए तो नहीं टाइटल डॉक्यूमेंट्स में 5 कनाल है, वैल्यूएशन रिपोर्ट में 10 कनाल है। भाई ये देख सकते हैं कि नहीं। वो कहता है यही तो है सोर्स डाटा, यही तो मैं कह रहा हूं चेक करो एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस ऑफ सिग्निफिकेंट सोर्स डाटा, कि जो सोर्स डाटा यूज हो रहा है वैल्यूएशन में वो एक्यूरेट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं। हमने कहा ये तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन ये अजम्पशन और मेथड्स ये समझ नहीं आ रहे। उसने कहा सुनो इसकी भी मिसाल। भाई हमने अभी तक किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कभी नहीं की, लेकिन इतना तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी 3 तरह की होती है। एक होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी सबसे महंगी, एक होती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जी, तो हमने उसे कहा कि अच्छा हमें लेकिन इतना तो पता प्रॉपर्टी 3 तरह की होती है। एक कमर्शियल जो सबसे महंगी, एक होती है रेजिडेंशियल जो निस्बतन उससे सस्ती है, और एक होती है एग्रीकल्चरल जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है, सबसे सस्ती। हम इतना तो देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी हो एग्रीकल्चरल और वैल्यूएशन बेसिस हो कमर्शियल की। भैया देख सकते हैं कि नहीं। अगर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो अजम्पशन मेथोडोलॉजी जो अडॉप्ट की गई है वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की अडॉप्ट की गई हो। कहता है ये है मतलब अजम्पशंस एंड मेथड्स का। भैया देख सकते हैं कि नहीं हम कि अजम्पशन और मेथड रेलेवेंट और रीजनेबल है कि नहीं। भी देख सकते हैं कि नहीं। कहता यही देखो। हमने कहा अच्छा तो ये फाइंडिंग एंड कंक्लूजन कैसे देखेंगे, रीजनेबल है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं। कहने के इसके लिए थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी। क्या एक्सपर्ट ने तो 80 मिलियन की रिपोर्ट दी ना, उस जगह पे जहां लैंड है वहां तक जाना पड़ेगा। आसपास कुछ प्रॉपर्टी डीलर बैठे होंगे, उनसे बातों बातों में पूछ लो सर इस जगह रेट क्या चल रहा है।
सर जो इस जगह पे आखिरी प्रॉपर्टी सेल हुई है किस रेट पे सेल हुई है, ये डाटा लेके उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ लिख लो कि क्लोज है कि नहीं। भाई इतना चेक कर सकते हैं ना, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि जो फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है वो रीजनेबल है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं दूसरे एविडेंस के साथ। यानी दूसरे एविडेंस से क्या मराद है यहाँ पे, वो जो प्रॉपर्टी डीलर से हम एविडेंस ले रहे हैं। भाई इतना काम कर सकते हैं कि नहीं, कहता है यही तो करना है और मैं क्या कह रहा हूं। देखिए इसमें कहीं पे भी उसने सोर्स डाटा कहा यूज करो, अजम्पशन मेथड कहा यूज करो, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। नोट कीजिए उसने प्रोसीजर के बारे में एक लफ्ज नहीं हमें कहा कि उसके प्रोसीजर को चेक करो, क्योंकि उसे पता है टेक्निकल प्रोसीजर हमारे बस से बाहर है। कुछ समझ आया हमारा स्कोप और हमने कैसे वैल्यूएट करना है। कि एक और एग्जांपल हो जाए, फर्ज कीजिए पेंशन लायबिलिटी एस्टीमेट की क्लाइंट ने। अब बताइए पेंशन लायबिलिटी एस्टीमेट की एक्सपर्ट को एंगेज किया हमने, एक्सपर्ट को हमने एंगेज किया, उसने हमें एक पेंशन लायबिलिटी की वैल्यू दे दी। हमने देखना सही है कि नहीं, देख सकते हैं कि नहीं। हालांकि हम एक्सपर्ट नहीं है लेकिन ये मोटी मोटी 3 चीजें कह रहा है, ये देख लो। सबसे पहला सोर्स डाटा, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस ऑफ सिग्निफिकेंट सोर्स डाटा। सोर्स डाटा यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉइज। हम देखेंगे जिन एम्प्लॉइज की पेंशन कैलकुलेट की है क्या वो सारे के सारे परमानेंट है, कहीं डेली वेजेस की पेंशन लायबिलिटी तो नहीं एस्टिमेट कर रहा। ये देख सकते हैं कि नहीं, क्या जो उसने डाटा यूज किया एम्प्लॉइज का जो कंपनी के पेरोल में डाटा है वो सेम है कि नहीं। फिर देखेंगे अजम्पशंस, आपको पता है पेंशन में एस्टिमेट करना पड़ता है कि लॉ इंक्रीमेंट हर साल कितना होगा। फिर उसके बाद लायबिलिटीज को हमने डिस्काउंट करना होता है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। पेंशन लायबिलिटी कैलकुलेट करते हुए ये भी एस्टिमेट करना होता है कि एम्प्लॉय कब रिटायर होगा, और ये भी एस्टिमेट करना होता है रिटायरमेंट के बाद कितना अर्सा जिंदा रहेगा, ये एस्टिमेट करना होता है। अब अगर हमें पता चले कि एस्टिमेशन में उसने कहा रिटायर कब होगा, रिटायर होगा 40 साल की उम्र में, और पेंशन कब तक मिलती रहेगी, 150 साल तक। अब बताइए ये भी अजम्पशन है। डिस्काउंट रेट कौन सा यूज किया, 2%। बताइए क्या ये अजम्पशंस रीजनेबल हैं। और डिस्काउंट रेट कौन सा 2% होता है, 10% 12% करो, बात समझ भी है। और तुम्हें पता नहीं पाकिस्तान में जो बंदे रिटायर होते हैं 60-65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, और कितना जिंदा रहते हैं, 70-75 साल। 150 साल तो रीजनेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने यही चीजें, क्या ये चीजें हम देख सकते हैं। इन चीजों के लिए कोई रॉकेट साइंस नॉलेज की जरूरत तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। और फिर देख लें हमारी कंपनी, हमारा क्लाइंट है, इसके कितने एम्प्लॉइज हैं, कितनी पेंशन लायबिलिटी है। कंपेटिटर कंपनी के कितने एम्प्लॉइज है, उसने कितनी पेंशन लायबिलिटी रिकॉर्ड की, दोनों का कंपेयर करके देखें रीजनेबल है कि नहीं। तो ये देखिए 3 चीजें कह रहे हैं स्टैंडर्ड हमें जब हमने एक्सपर्ट के वर्क को वैल्यूएट करना है, सोर्स डाटा, अजम्पशन एंड मेथड्स, और रीजनेबलनेस ऑफ फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस ऑफ सिग्निफिकेंट सोर्स डाटा, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन एंड मेथड्स, और रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट्स फाइंडिंग एंड कंक्लूजन एंड कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस। ये 3 चीजें सिर्फ वैल्यूएट करनी है। अब आप बताइए क्या हम एक्सपर्ट के वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल काम उसने वैल्यूएट करने को कहा ही नहीं। अब बताइए एक्सपर्ट का काम हमने देखा, या तो हम मुतमिन होंगे कि सही काम किया, या मुतमिन, अगर मुतमिन नहीं है तो क्या करें। स्टेप नंबर 1 एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करें भैया मजीद काम करो ना। स्टेप नंबर 2 कहना खुद काम कर ले। स्टेप नंबर 2 क्या है, भाई एक्सपर्ट को नहीं कहना खुद काम कर ले। अच्छा खुद भी नहीं कर सकते, फिर कहता है और एक्सपर्ट को एंगेज करना। ठीक है, 3 ऑप्शन क्या, 3 ऑप्शन। क्लियर हुई है बात। अगर हम एक्सपर्ट के काम के साथ मुतमिन नहीं है, 3 ऑप्शन क्या है, या एक्सपर्ट से मजीद काम करवा लें, या खुद काम कर लें, या किसी और को एंगेज कर लें। आखिरी बात, क्या हमें रिपोर्ट में ये लिखना चाहिए कि बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमने वेरीफाई की हैं, ये वैल्यूएशन प्रॉपर्टी की ये एक्सपर्ट ने किया, नहीं लिखना। रिपोर्ट के ऊपर याद रखें साइन सिर्फ ऑडिटर करता है, एक्सपर्ट साइन नहीं करता। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट देने की किसकी है, एक्सपर्ट की नहीं है। ठीक है, एक्सपर्ट का नाम रिपोर्ट में नहीं आता सिवाय 2 एक्सेप्शंस के। पहली एक्सेप्शन अगर लोकल लॉ रिक्वायर करे कि एक्सपर्ट का काम यूज करो तो रिपोर्ट में बता दो, फिर लिख देंगे। दूसरी एक्सेप्शन अगर जरूरी हो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे क्लाइंट ने कहा 100 मिलियन प्रॉपर्टी, हमारे एक्सपर्ट ने कहा 80 मिलियन, 20 मिलियन मिस स्टेटमेंट है, इसकी बेस पे क्वालिफाइड ओपिनियन देने जा रहे हैं। क्या बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रॉपर्टी थी, क्लाइंट ने 100 मिलियन कहा, हमने इस एबीसी एक्सपर्ट को एंगेज किया, इसने 80 मिलियन कहा, 20 मिलियन जो है वो डिफरेंस मिस स्टेटमेंट है। तो कहता है ये चूंकि जरूरी है मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, अब एक्सपर्ट का नाम यूज कर सकते हैं, वरना जनरल रूल क्या है, रिपोर्ट में एक्सपर्ट का नाम यूज नहीं करते सिवाय 2 एक्सेप्शन के, जब लोकल लॉ रिक्वायर करें या जब नेसेसरी हो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में मॉडिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा बताइए क्या एक्सपर्ट का नाम यूज करने से पहले एक्सपर्ट से इजाजत ले लेनी चाहिए? क्या एक्सपर्ट का नाम यूज करने से हमारी जिम्मेदारी कम हो जाएगी? आखिरी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग एंड में बताइए। बाद में पता चलता है एक्सपर्ट ने काम गलत किया था, उसके काम में मसले मसाइल थे, बताइए शेयर होल्डर्स किसके खिलाफ केस करेंगे? ऑडिटर के खिलाफ। शाबाश। ऑडिटर बाद में एक्सपर्ट के खिलाफ केस करेगा, वो बाद की कहानी है, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब सुन लीजिए, एक चीज तो रह ही गई, जरा गैस कीजिए, 50 रुपए इनाम दूंगा। हैं? शाबाश। असाइनमेंट, ये भाई को दो 50 रुपए इनाम। असाइनमेंट तो रह ही गई। अब असाइनमेंट सुन लीजिए, चैप्टर 18 वॉल्यूम 1
के क्वेश्चन 1-2 हैं और वॉल्यूम 2 के जितने भी हैं ये कितने थोड़े हैं, ये वॉल्यूम हाँ 7 हैं तो 8 लोग। अच्छा 3 केस स्टडी रिटन फॉर्म में करके लानी है, बाकी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ 3 रिटन फॉर्म में करके लानी है, बाकी पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा एवरेज स्टूडेंट को। भाई असाइनमेंट नोट कर लिया आपने? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।